डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने कंपनी लॉ में कंपनी के समामेलन या पंजीयन के आधार पर कंपनी के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में आज हम सबसे पहले सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनी के विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे और उसके पश्चात सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों के विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियों के प्रकार। काइंड्स और टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। सदस्यों की लायबिलिटी के आधार पर, सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियां तीन प्रकार की हो सकती है। अंशों द्वारा सीमित कंपनियां, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। और असीमित दायित्व वाली कंपनियां, अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज। तो सबसे पहले हम लेते हैं अंशों द्वारा सीमित कंपनियां। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 2 सब क्लोज 22 अंशों द्वारा सीमित कंपनियों के बारे में यह स्पष्ट करता है कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी का अर्थ एक ऐसी कंपनी से होता है जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी, जिसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य की अदद राशि, यदि कोई हो तो, तक सीमित होता है। Companies limited by shares means a company having the liability of its members limited by the memorandum of association to the amount, if any, unpaid on the face value of shares respectively held by them is termed a company limited by shares। तो सेक्शन 2 सब क्लोज 20 यह स्पष्ट करता है कि ऐसी कंपनीज में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य की अनपेड अमाउंट तक सीमित है। और यदि अनपेड अमाउंट नहीं है, अर्थात सदस्य ने या सदस्यों ने संपूर्ण राशि चुकता कर दी है, तो सदस्यों का दायित्व नील होगा, अर्थात सदस्यों का दायित्व शून्य होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ए एक शेयर होल्डर है, उसने किसी कंपनी से 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 100 शेयर्स खरीदे, अर्थात ए ने कंपनी से 1000 रुपए मूल्य के अंश परचेज किए और अंश परचेज करते समय ए ने 1000 रुपए का 50% अमाउंट, अर्थात 500 रुपीज पेड कर दिया, कंपनी को भुगतान कर दिया। तो 50% अमाउंट 500 रुपीज इज पेड बाय ए टू कंपनी और 50% अमाउंट यानी 500 रुपए अनपेड अमाउंट रह गई है। तो ए के पास 100 शेयर्स हैं, 50% अमाउंट पेड हो गई और 50% अमाउंट यानी 500 रुपया अनपेड है। तो ए का दायित्व यहाँ केवल 500 रुपए तक सीमित होगा, क्योंकि 500 रुपए अनपेड अमाउंट है उसके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य का। और यदि ए ने शेयर्स परचेज करते समय संपूर्ण 1000 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया होता या कर देता है, तो ए की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, अर्थात ए का दायित्व शून्य होगा। ये अनपेड अमाउंट, ये अदद राशि अंकित मूल्य पर कंपनी जब चाहे कॉल मनी के रूप में सदस्यों से मांग सकती है।
अंशों द्वारा सीमित कंपनियां दोनों ही फॉर्म्स में, अर्थात निजी कंपनी के फॉर्म में और सार्वजनिक कंपनी के फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म्स में रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है। जैसे यदि कंपनी पब्लिक कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड होती है तो उसको अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द ऐड करना होगा। फॉर इंस्टेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, इन तीनों कंपनीज के जिनके मैंने उदाहरण दिए हैं, सभी में नाम के अंत में लिमिटेड शब्द जोड़ा हुआ है। और यदि कंपनी निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होती है, समामेलित होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसको अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्दों को लगाना होता है। जैसे फेसबुक एंड गूगल, these companies operate in India with shares, however they have been registered or incorporated as private entities। दूसरा प्रकार हम लेते हैं गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां। गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों से संबंधित धारा 2 सब क्लोज 21 है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में सेक्शन 2 के सब क्लोज 21 में इस तरह की कंपनीज के बारे में डेफिनेशन दी गई है। वो डेफिनेशन क्या है? गारंटी द्वारा सीमित कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों का दायित्व पार्षद सीमा नियम द्वारा उस राशि तक सीमित होता है, उस अमाउंट तक सीमित होता है जिससे कंपनी के समापन पर कंपनी के कोषों में अंशदान करने का वचन सदस्य देते हैं। Company limited by guarantee means a company having the liability of its members limited by the memorandum of association to such amount as the members may respectively undertaken to contribute to assets of the company in the event of its being wound up। अर्थात अन्य शब्दों में यदि हम सेक्शन 2 सब क्लोज 21 को स्पष्ट करें तो यह कहेंगे कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों में जो सदस्य होते हैं उनके दायित्व की सीमा उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित होता है। अर्थात जिस सदस्य ने जितने रुपए की गारंटी दी है उसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में होता है और कंपनी के समापन के समय कंपनी की एसेट्स में उस गारंटी की राशि तक उस सदस्य को कंट्रीब्यूट करना होता है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां जो होती है उनमें कंपनी के गारंटी की राशि एक रिजर्व कैपिटल की तरह होती है और इस गारंटी की राशि को केवल कंपनी के वाइंडिंग अप के समय ही मांगा जा सकता है। कंपनी के जीवन काल में अर्थात समापन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले कंपनी इसकी डिमांड सदस्यों से नहीं कर सकती है। साथ ही साथ इस गारंटी की राशि पर कोई बंधक या प्रभार भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी अंश पूंजी वाली भी हो सकती है और बिना अंश पूंजी वाली भी हो सकती है। यदि किसी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में शेयर कैपिटल है, अंश पूंजी है, तो उसके सदस्यों का दायित्व डबल हो जाता है, दोहरा हो जाता है। कैसे? पहला दायित्व तो उनका उनके द्वारा लिए गए अंशों पर अंकित मूल्य की अदद राशि चुकाने का होगा और यह अदद राशि सदस्यों से अपने जीवन काल में कभी भी मांग सकती है। और दूसरा दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि जो कि पार्षद सीमा नियम में मेंशन्ड है
वो कंपनी के समापन के समय उन सदस्यों को कंपनी को चुकानी होगी। इस प्रकार यदि कंपनी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है और उसमें शेयर कैपिटल है तो सदस्यों का दायित्व डबल हो जाएगा, अंकित मूल्य की अदद राशि तक और उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक, जो कि कंपनी के समापन के समय उनको चुकानी पड़ेगी। कंपनी का यह प्रकार जनरली हम देखते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर लाभकारी संगठनों, कला, विज्ञान, वाणिज्य, धर्म आदि महत्वपूर्ण पब्लिक इंटरेस्ट के कार्यों को करने के लिए एवं जो चैरिटी की संस्थाएं होती है, स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं एवं अन्य ऐसी ही कई संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभार्जन नहीं होता है, उनके द्वारा कंपनी का ये फॉर्म अपनाया जाता है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी पर भी जनरली कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, कुछ अपवादजनक सर्कमस्टेंसेस को छोड़कर वो समस्त नियम लागू होंगे, वो सभी रूल्स और रेगुलेशंस लागू होंगे जो कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी पर लागू होते हैं। और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का उदाहरण है भारत एग प्रोड्यूसर लिमिटेड, भारत एग प्रोड्यूसर एसोसिएशन। तीसरा प्रकार हम लेते हैं असीमित दायित्व वाली कंपनियां। सेक्शन 2 सब क्लोज 92। असीमित दायित्व वाली कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है, अर्थात उनका दायित्व असीमित होता है। मेंबर्स लायबिलिटी एक्सटेंडेड up to the amount of whole debts of the company collectively। और ऐसी कंपनी जो असीमित दायित्व वाली है, उसके पार्षद अंतर्नियमों में, उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अंश पूंजी की राशि को मेंशन करना होता है, अर्थात अंश पूंजी की राशि का उल्लेख होता है एवं साथ ही साथ नंबर ऑफ शेयर्स, अंशों की कुल संख्या का भी उल्लेख होता है, जिससे कि असीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्यों के असीमित दायित्व को आनुपातिक रूप से प्रोपोर्शनली फाइंड आउट कर सके कि कौन से सदस्य को कितना दायित्व पे करना है अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्रीब्यूशन। और असीमित दायित्व वाली कंपनी का उदाहरण है एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट हम लेते हैं सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियां। वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स यानी सदस्यों की संख्या के आधार पर हम कंपनीज को 3 क्लासेज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी, पब्लिक कंपनी अर्थात सार्वजनिक कंपनी, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी अर्थात एक व्यक्ति कंपनी। निजी कंपनी सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे पहला प्रकार है कंपनी का निजी कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सब क्लोज 68 क्या कहता है कि निजी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने पंजीयन के समय, अपने समामेलन के समय जो पार्षद अंतर्नियम बनाती है, उन अंतर्नियमों में कुछ इस तरह के प्रावधान बना लेती है, कुछ इस तरह के प्रोविजंस बना लेती है। जैसे एक प्रोविजन उन्होंने ये बनाया है कि प्राइवेट कंपनी अपने अंशों को हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। निजी कंपनी पूंजी अभिदान अर्थात अपने अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है।
निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या 200 तक सीमित होती है। तो सेक्शन 268 यह स्पष्ट करती है कि निजी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्य अपने द्वारा धारित अंशों को स्वतंत्रता पूर्वक ट्रांसफर नहीं कर सकते। यह अंतर्नियमों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंतर्नियमों के द्वारा दूसरा प्रतिबंध क्या है कि ऐसी कंपनी अर्थात निजी कंपनी पूंजी अभिदान अर्थात कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए अर्थात अपने अंश एवं ऋण पत्रों को जनता को बेचने के लिए जनता को निमंत्रण नहीं दे सकती है। अर्थात निजी कंपनी को अपनी पूंजी की व्यवस्था स्वयं ही करनी होती है। और निजी कंपनी के अंतर्नियम द्वारा एक प्रावधान ये भी बनाया जाता है, एक प्रतिबंध ये भी लगाया जाता है कि इस कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होगी एवं अधिकतम संख्या 200 से अधिक नहीं होगी, अर्थात संख्या अधिकतम 200 तक सीमित होगी, एक्सेप्ट ओपीसी के अलावा। और इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों अर्थात 200 को काउंट करेंगे तो कुछ बातों को ध्यान में भी रखना होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस जॉइंट शेयर होल्डर्स को एक सदस्य ही माना जाएगा, संयुक्त अंशधारियों को एक सदस्य माना जाएगा। जैसे ए और बी दो व्यक्ति मिलकर कंपनी के अंश लेते हैं तो यहाँ 2 सदस्य नहीं गिने जाएंगे। ज्वाइंट शेयर होल्डर्स अर्थात ए एवं बी दोनों को एक सदस्य ही माना जाएगा 200 की काउंटिंग के समय। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्तमान एवं पूर्व कर्मचारी अंशधारियों को इन 200 में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स इन दोनों को ही 200 में शामिल नहीं किया जाएगा। वर्तमान कर्मचारी है और वर्तमान में अंशधारी भी है। दूसरा पास्ट एम्प्लॉय है पर प्रेजेंट में शेयर होल्डर है, अर्थात कंपनी से कर्मचारी रिटायर हो गया लेकिन अभी अंशधारी है तो इसको भी कंपनी के 200 की संख्या में शामिल नहीं किया जाएगा। 1 पर्सन कंपनी अर्थात एक व्यक्ति कंपनी भी एक निजी कंपनी ही है और निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना होता है। उदाहरण के तौर पर गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बेंगलोर में है और ये आईटी से संबंधित है और सॉफ्टवेयर बनाती है। दूसरा उदाहरण है मेरियट होटल्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड जो कि हॉस्पिटैलिटी होटल्स और रिसोर्ट से संबंधित है और जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो रिटेल क्लोथिंग से संबंधित है और रजिस्टर्ड ऑफिस इसका बेंगलोर में है। और एक उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है। सदस्यों की संख्या के आधार पर दूसरा प्रकार हम लेते हैं सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। सेक्शन 2 सब क्लॉज 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सार्वजनिक कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है। सार्वजनिक कंपनी कौन सी होती है? जो निजी कंपनी नहीं है एवं जिसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी 7। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की मिनिमम संख्या 7 होती है एवं मैक्सिमम अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात इनफिनिट हो सकती है।
दूसरा प्रोविजन, पब्लिक कंपनी अर्थात सार्वजनिक कंपनी पूंजी अभिदान हेतु अर्थात अपने अंश एवं ऋण पत्रों को विक्रय करने हेतु जनता को इनवाइट कर सकती है एवं इसके सदस्य जब चाहे स्वतंत्रता पूर्वक अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। तो सार्वजनिक कंपनी कहाँ से? ऐसी कंपनी से हुआ जो निजी कंपनी नहीं है, जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 7 और अधिकतम कितनी भी हो सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं है, और जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए, पूंजी अभिदान के लिए अर्थात अपने अंश एवं ऋण पत्रों को बेचने के लिए जनता को, पब्लिक को इनवाइट कर सकती है और इसके सदस्य जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपने द्वारा धारित अंशों को फ्रीली यानी स्वतंत्रता पूर्वक किसी को भी विक्रय कर सकते हैं। प्रत्येक कंपनी, निजी कंपनी सहित, जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है वो भी सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात है ये। प्रत्येक कंपनी जिसमें निजी कंपनी भी शामिल है, जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है, उसको भी पब्लिक कंपनी ही कहेंगे। उस सहायक कंपनी को, यदि वह निजी कंपनी है, तो अपने अंतर्नियमों में अर्थात आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी। और पब्लिक कंपनीज के कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। भेल, BHEL, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हुए पब्लिक कंपनी के। तीसरा प्रकार हम लेते हैं इसमें एक व्यक्ति कंपनी या OPC। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकाकी व्यापार, इस प्रारूप की जो लिमिटेशंस थी, इसमें जो डिफेक्ट्स थे, उनको दूर करने के लिए और कंपनी रूपी जो बिजनेस का फॉर्म होता है उसके सभी बेनिफिट्स को प्राप्त करने के लिए, यदि कोई बिजनेस कंपनी फॉर्म में एस्टेब्लिश किया जाता है तो कई बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट, सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट, परपेचुअल सक्सेशन यानी स्थायी अस्तित्व का बेनिफिट आदि प्रदान करने हेतु भारत में, हमारे देश भारत में कंपनी अधिनियम 2013 में OPC को इंट्रोड्यूस किया गया। अर्थात OPC की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशंस थी, इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, दोष थे, उनसे मुक्ति दिलाने और कंपनी प्रारूप के सभी लाभों जैसे सीमित दायित्व, पृथक वैधानिक अस्तित्व, स्थायी अस्तित्व आदि प्रदान करने हेतु भारत में कंपनी अधिनियम 2013 में 1% कंपनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और धारा 2 सब क्लोज 62 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी का अर्थ एक ऐसी कंपनी से होता है जिसका एक व्यक्ति ही सदस्य होता है, ओनली वन मेंबर, और ओनली वन शेयर होल्डर एज इट्स मेंबर। ये व्यक्ति नेचुरल या प्राकृतिक व्यक्ति ही होना चाहिए, नॉट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी और एनी अदर एंटिटी। केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही OPC की स्थापना कर सकता है। इसके साथ ही साथ
जो व्यक्ति है, प्राकृतिक व्यक्ति है, वह इंडियन होना चाहिए और पिछले कैलेंडर वर्ष में भारत में कम से कम 182 दिन भारत में उसका ठहराव होना चाहिए। हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर स्टेड इन इंडिया फॉर मिनिमम 182 डेज। वही व्यक्ति जो 182 दिन पिछले कैलेंडर वर्ष में भारत में रहा हो, ओपीसी का निर्माण कर सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक ओपीसी का समामेलन नहीं करवा सकता है और एक व्यक्ति एक से अधिक ओपीसी में नॉमिनी भी नहीं हो सकता है। और ओपीसी का एग्जाम्पल है टच इंडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है। अब हम लास्ट में निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और ओपीसी में सदस्यों एवं संचालकों के आधार पर एक टेबल के द्वारा इनके मेंबर्स और डायरेक्टर्स की पोजीशन को बताएंगे। जैसा कि टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल में लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले हमने मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स को लिया है। उसके बाद में राइट साइड में सबसे पहले प्राइवेट कंपनी को लिया है, उसके बाद में पब्लिक कंपनी को लिया है और लास्ट में लेफ्ट टू राइट लास्ट में हमने ओपीसी 1% कंपनी को लिया है, जैसा कि टेबल स्पष्ट कर रही है। सबसे पहले हमने सदस्य अर्थात मिनिमम मेंबर्स को लिया है, न्यूनतम सदस्यों को लिया है और न्यूनतम सदस्यों को लेकर प्राइवेट कंपनी के लिए कहा है कि इसमें 2 मिनिमम मेंबर्स होते हैं। फिर पब्लिक कंपनी में जैसा आप देख रहे हैं 7 मेंबर्स होते हैं मिनिमम और ओपीसी में मिनिमम 1 सदस्य होता है। दूसरे कॉलम में जैसा कि आप देख रहे हैं अधिकतम सदस्य, प्राइवेट कंपनी में जैसा कि टेबल स्पष्ट कर रही है अधिकतम सदस्य 200 होते हैं, पब्लिक कंपनी में ये इन्फिनिट होते हैं और ओपीसी में मैक्सिमम भी 1 सदस्य ही होता है। मिनिमम भी 1 होता है और मैक्सिमम भी 1 ही होता है। मेंबर्स के आधार पर हमने 2 कॉलम्स बना दिए हैं। फिर 2 कॉलम्स में हम डायरेक्टर्स को लेंगे कि न्यूनतम संचालक मिनिमम डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में जैसा कि टेबल स्पष्ट कर रही है 2 मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं और ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होता है। और मैक्सिमम डायरेक्टर्स को लेकर कहा है कि प्राइवेट कंपनी में अधिकतम 15 संचालक होते हैं, पब्लिक कंपनी में भी 15 संचालक होते हैं और ओपीसी में भी अधिकतम 15 संचालक होते हैं। अर्थात संचालकों की अधिकतम संख्या प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी 1% कंपनी तीनों में इक्वल होती है 15 15 15। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि ओपीसी में न्यूनतम सदस्य संख्या भी 1 है और मैक्सिमम सदस्य संख्या भी 1 है। और एक बात इसके डायरेक्टर्स को लेकर महत्वपूर्ण है कि चूंकि ऑल्दो अधिकतम डायरेक्टर्स की संख्या 15 होती है, लेकिन कंपनी चाहे तो अपनी कंपनी में 15 से अधिक डायरेक्टर्स रख सकती है, लेकिन इसके लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन विशेष प्रस्ताव पारित करवाना होगा। कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स मीटिंग होती है, वो जनरल मीटिंग या शेयर होल्डर्स मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन या विशेष प्रस्ताव पारित कराना होगा और ये विशेष प्रस्ताव पारित करा करके कंपनी चाहे तो संचालकों की जो अधिकतम संख्या होती है 15, उससे भी अधिक संख्या बियॉन्ड 15 के भी संचालक नियुक्त कर सकती है।
थैंक यू। बाकी जो प्रकार है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।